जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आप मुझे उम्मीद है आप सबों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। तो हम इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा था। कब पतन होने लगा था? पतन। और यहीं से क्या हुआ कि आर्यों का आगमन शुरू हुआ। किसका? आर्यों का। आर्यों का आगमन शुरू हो गया। आर्यों का आगमन जब शुरू होता है तो इस टाइम पे जब ये पतन हो रहा था, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था उसी को बोला गया वैदिक काल। क्या बोला गया? वैदिक काल। वैदिक काल जो है, वैदिक जो सभ्यता है, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। क्या है? उत्तर वैदिक। जो ऋग वैदिक काल है, जो ऋग वैदिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1500 बीसी से, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। कब था? 600 बीसी तक। ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो वैदिक है, वैदिक जो शब्द लिया गया है, जो वैदिक शब्द लिया गया है वो लिया गया है वेद से। कहाँ से? वेद से। और वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या? ज्ञान। ठीक है। वैदिक संस्कृति का जो निर्माता कहा जाता है उसे वो किसे कहा जाता है? आर्यों को। किसे? आर्यों को। वैदिक संस्कृति का निर्माता किसे कहा जाता है? आर्यों को। तो चलिए आज हम लोग वैदिक काल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान। मूल निवास। ठीक है। और दूसरा जो रहता है आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। क्या है? आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। आर्यों का जो मूल निवास था, आर्य कहाँ के रहने वाले थे और उनका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, और इस पे अलग अलग राय रखे हैं। सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन। किसके बारे में पढ़ेंगे? सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। देखिए, अगर हमसे लिखते वक्त अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो इस पर ज़्यादा ध्यान आप लोग नहीं दीजिएगा। यहाँ पे आर्य कहाँ के मूल निवास, इनका स्थान कहाँ का था, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ का था, और सामाजिक जीवन कैसा था वैदिक सभ्यता की, और राजनीतिक जीवन कैसी थी लोगों की, और आर्थिक स्थिति उस टाइम पीरियड पर लोगों की कैसी हुआ करती थी, और धार्मिक जीवन कैसा हुआ करता था। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके कुछ साक्ष्य हैं। क्या? पुरातात्विक साक्ष्य।
इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और एक वीडियो अलग से जो साहित्य है इसका, वैदिक साहित्य, इसका एक वीडियो अलग से बनेगा। और ये जो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम जस्ट नज़दीक आ गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, जो हम लोग देखेंगे आर्यों का जो मूल निवास स्थान था। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, इसमें जो सबसे पहले कहते हैं मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। और हमारे जो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है। गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। कहाँ से? दक्षिणी रूस से। ये बोले थे कि दक्षिणी रूस से आए थे। और इसी तरह स्वामी दयानंद ने बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। कहाँ से? तिब्बत से। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं आर्यों का मूल निवास आर्य कहाँ से आए थे, तो मैक्स मुलर ने बोला था कि मध्य एशिया से आए थे। उसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। इसी तरह गार्डन चाइल्ड ने बोला था कि ये दक्षिणी रूस से आए हुए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत वाले क्षेत्र से आए हुए थे। उसी तरह एक और बोले थे जिनका नाम था डॉक्टर अविनाश दास और संपूर्णानंद। और संपूर्णानंद ने बताया था कि ये जो आर्य जो आए थे वो सप्त सिंध प्रदेश से आए थे। कहाँ से? सप्त प्रदेश से। हम लोग देखते हैं कि आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या? आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो था पंजाब। कहाँ से था? पंजाब और अफगानिस्तान। कहाँ से? पंजाब जो है, पंजाब ये सप्त सिंध जो है, पंजाब में 7 नदियों के किनारे पंजाब मिला है। कहाँ? 7 नदियों के किनारे। कौन से? 7 नदी। पंजाब का जो 7 नदी है इसके बारे में चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। उसी तरह अफगानिस्तान में 4 नदियां हैं। कितने? 4 नदियां। कुंभा नदी,
गोमती, गोमती नदी, सुवास्तु, सुवास्तु नदी और क्रुमु नदी। कौन नदी? क्रुमु नदी। कुंभा जो नदी है वही आज का काबुल है। क्या है? क्रुमु जो है वो कुर्रम नदी है। कौन है? कुर्रम नदी। और गोमती जो है, ये गोमती जो है, गोमती नदी, इस नदी का नाम है गोमल, गोमल नदी। और इसी तरह सुवास्तु नदी जो है उसका नाम है स्वात नदी। हम लोगों ने ये 4 नदियों के बारे में देखा। ये अफगानिस्तान की 4 नदियों की चर्चा मिलती है किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। 4 अफगानिस्तान की नदियां हैं, कुंभा, गोमती, सुवास्तु और क्रुमु नदी। ये जो 4 नदियां हैं, ये और ये वाला जो नेम है ये नया नाम है इन नदियों का। ये वैदिक नेम थे, कुंभा, गोमती, सुवास्तु और क्रुमु। सिंधु नदी, सिंधु नदी। और दूसरा जो है वो है सरस्वती नदी। कौन है? सरस्वती नदी। और तीसरा जो है, तीसरा शत्रुद्री नदी। कौन है? शत्रुद्री नदी। और चौथा ये है, चौथा जो नदी है वो है विपाशा, विपाशा। और एक नदी था जिसका नाम है विपाशा हो गया परुसड़ी। क्या नाम है? परुसड़ी। और जो छठा जो नाम है, छठा जो नाम है उसका नाम है वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। एक और नदी रहती है जिसका, एक और नदी रहती है जिसका नाम रहता है अस्कनी। क्या नाम है? अस्कनी नदी। तो ये सिंधु नदी, सरस्वती नदी, अस्कनी नदी, शत्रुद्री नदी, इसको नया नाम जो है इसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज नदी। और विपाशा जो है, विपाशा जो नदी है, विपाशा नदी, इसी को बोला जाता है व्यास नदी। क्या बोला जाता है? व्यास नदी। परुसड़ी जो है इसको बोला जाता है रावी नदी। और वितस्ता जो है झेलम। और आस्कनी जो नदी है, आस्कनी नदी को हम लोग बोलते हैं चेनाब। अब आर्यों का अगर भौगोलिक क्षेत्र अगर आप लोग से पूछा जाए तो इनका निवास स्थान जो था, इनका आर्यों का जो निवास स्थान था वो था पंजाब और अफगानिस्तान। पंजाब में 7 नदियाँ जो पाई गई हैं वो इस प्रकार है: सिंधु, सरस्वती, सिंधु, सरस्वती, शत्रुद्री, विपाशा। देखिए यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है। विपाशा नदी और परुसड़ी और वितस्ता और अस्कनी नदी, ये 7 नदियाँ जो है पंजाब के इलाके में पाई गई हैं। और अफगानिस्तान की जो ये 4 नदियाँ हैं, कुंभा नदी, गोमती, सुवास्तु नदी और क्रुमु नदी, ये 4 नदियाँ हैं। इस प्रकार इन नदियों का नाम आप लोग को याद करना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कभी कभी मैच करने के लिए दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके भौगोलिक क्षेत्र को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। राजनीतिक व्यवस्था, चलिए हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। एक चीज़ हमको छूट गया है, अभी देख लेते हैं। जो उस टाइम की सबसे पवित्र नदी कौन था? सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी और सबसे ज़्यादा जिस नदी की चर्चा की गई है ऋग्वेद में वो नदी है सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा प्रमुख नदी है वो है सिंधु नदी। कौन है? और जो सबसे पवित्र नदी है वो थी सरस्वती।
जिस तरह आज गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, उसी तरह उस टाइम पीरियड पे ये जो सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी, और सबसे प्रमुख जो नदी ज़्यादा जिसको चर्चा किया गया है ऋग्वेद में वो था सिंधु नदी। और राजनीतिक व्यवस्था जो है उस टाइम पीरियड पे कैसी हुआ करती थी, राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो उस टाइम की जो व्यवस्था थी वो थी कबीलाई व्यवस्था। क्या थी? कबीलाई राजनीति होती थी। कैसी? कबीलाई राजनीति होती थी। कबीलाई राजनीति होती थी जिसमें होते थे जन। यहाँ पे सबसे पहले होता था कुल। कुल का जो हेड होता था, ये कुल जो है, ये कुल किसको बोला जाता था? तो उस टाइम पीरियड पे कुल बोला जाता था परिवार को। किसको? परिवार को। और कुल के ऊपर जो होता था वो होता था ग्राम, और ग्राम के ऊपर जो होता था वो होता था विश्व, और इसके ऊपर जो होता था उसको बोला जाता था जन। अब ये जो कुल होता था इसको बोला जाता था परिवार। उसी तरह यहाँ पे ग्राम जो होता था, ग्राम यानी ग्राम बोला जाता था गांव को। किसको? गांव को। और विश्व जो है, विश्व को बोला जाता था ब्लॉक को। किसको? यानी प्रखंड को। ठीक है। और जो जन था, जन वो सबसे बड़ा क्षेत्र होता था। क्या होता था? सबसे बड़ा क्षेत्र। हम लोग देखते हैं कि कुल, ग्राम, विश्व और जन होते थे उस टाइम पीरियड पे। जैसे कि आज होता है, एक हमारा परिवार होता है, परिवार में परिवार का जो हेड होता है, उसी तरह ये परिवार होता है, कुल को परिवार बोलते हैं। और जो ग्राम होता था वो गांव को ग्राम बोलते थे। और विश्व जो होता था वो आज के जो ब्लॉक है, जैसे कि बिहार यूपी क्षेत्र में ब्लॉक आपको लोगों को देखने को मिलेगा। और जन जो है उस टाइम का सबसे बड़ा क्षेत्र होता था। तो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं परिवार जो है, परिवार का जो हेड होता है उसे बोला जाता था कुलपति। क्या बोला जाता था? कुलपति। और जो ग्राम होता था इसके हेड को बोला जाता था ग्रामीणी। क्या बोला जाता? ग्रामीणी। और ब्लॉक का जो हेड होता था उस टाइम पे, विश्व का जो हेड होता था उसको बोला जाता था विश्वपति। इसको बोला जाता था विश्वपति। और ये जो जन होता था ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया होता था, इसके हेड को हम लोग बोलते थे राजन। राजन जो होता था यही क्या होता था? किंग होता था, यानी राजा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कुल के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? कुलपति। और ग्राम जो है, ग्राम के हेड को हम लोग बोलते हैं ग्रामीणी। उसी तरह जो विश्व होता था, विश्व के हेड को हम बोलते थे विश्वपति। और जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता था जिसे हम लोग जन बोलते थे उस टाइम पे, इसे जन बोलते थे। जन का हेड जो होता था राजन होता था। और इसकी जो ऋग्वेद में जो चर्चा मिलती है, ऋग्वेद की जन की जो चर्चा मिलती है, जन वर्ड का जो चर्चा मिलता है 275 बार। कितनी बार मिलता है? 275 बार। उसी तरह विश्व जो है, विश्व का जो चर्चा मिलता है वो 170 बार मिलता है। कितना? 170 बार। तो ये राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी इस तरीके से थी। कुल, जो कुल बोला जाता था, जैसे कि गांव में देखते हैं आप लोग, एक राजपूत का जो हेड होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुलपति। और ब्राह्मण का हेड जो हो जाएगा उसको हम लोग कुलपति बोलते हैं। उसी तरह यादव होगा, उसी तरह भूमिहार होगा। ठीक है। तो इनका जो हेड होता था उसके हम लोग क्या बोलते थे? कुलपति। समझ में आ रहा है ना कुलपति किसको बोलते थे? तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो है राजन जो होता था, राजा, राजा ये प्रशासनिक का क्या होता था? ये जो प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र होता था, क्या होता था?
केंद्र होता था। प्रशासनिक व्यवस्था का जो राजा होता था वो केंद्र होता था, और इसकी जो अपनी पावर जो होती थी वो सीमित होती थी। पावर क्या होता था? शक्ति जो होती थी, यानी शक्ति, राजा की जो शक्ति होती थी वो क्या होती थी? सीमित होती थी। राजा की जो पावर होता था वो सीमित हुआ करता था, और ये जो राजा था ये प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु हुआ करता था, ठीक है। और यह जो राजा था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसा प्रावधान था। राजा का बेटा ही राजा बन पाता था, इसका कुछ प्रावधान था। और इसके पावर को कंट्रोल कौन करते थे? इसके पावर को कंट्रोल जो करते थे, क्या करते थे? कंट्रोल। इसके पावर को जो कंट्रोल करते थे वो ये 3 सभाओं द्वारा हुआ करता था। ये कौन कौन से थे? 3 सभा, समिति और विदत। इन तीनों से राजा को क्या किया जाता था? कंट्रोल किया जाता था। और इसमें महिलाओं को भाग लेना था। इसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। क्या थी? महिलाओं की भाग लेने की अनुमति इसमें थी, सभा, समिति और विदत में। और ये जो क्या होता था, ये कंट्रोल करता था किसके? राजा के पावर को, ठीक है। तो और राजा जो होता था वो उस टाइम का केंद्र होता था, ठीक है। और ये जो इसकी जो चर्चा मिलती है सभा की, वो 9 बार मिलती। सभा और समिति की चर्चा 9 बार मिलती है, किसमें? ऋग्वेद में। और इस विदत की जो चर्चा मिलती है 122 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और इसमें तीनों सभाओं में महिलाओं को अनुमति थी। किसको? महिला को। ये केंद्र हो गया। राजा जो होता था वो प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता था, और इसकी पावर को जो है कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था? ये 3 कमेटी बनाया गया था, सभा, समिति और विदत। सभा और समिति की जो चर्चा मिलती है वो ऋग्वेद में 9 जगह पे चर्चा मिला है। और विदत का जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा चर्चा विदत का 122 बार मिला है। इससे हम लोग को देखने को मिलता है कि सभा और समिति जो थी वो एक महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे। और महिलाओं को अनुमति था उसमें जाने के, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे। कौन? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी जो हुआ करते थे उस टाइम पे, उसमें थे पुरोहित। कौन थे? पुरोहित, सेनानी, पुरोहित, सेनानी और विस्पति। पुरोहित, सेनानी, विस्पति और ग्रामीणी। पुरोहित, सेनानी, विस्पति, ग्रामीण और सूत। और एक होता था जिसे बोला जाता था अस्पर्श। और ये जो होते थे सूत बोला जाता था रथ हाँकने वाले को। रथ हाँकने वाले को किसको? किसको बोला जाता है? रथ हाँकने वाले को क्या बोलते थे? सूत। और स्पर्श जो है वो बोला जाता था गुप्तचर को। किसको? गुप्तचर या दूत को। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, पुरोहित का काम होता था राज दरबार में यानी राजा को
सलाह देना सेनानी का काम होता था, लड़ाई करना, और विस्पति जो होता था वो विष का हेड हुआ करता था, और ग्रामीणी जो था वो ग्राम का हेड हुआ करता था। उसी तरह सूत जो था ये रथ हाँकने वाले को बोला जाता था, और स्पर्श जो होते थे उस टाइम के वो गुप्तचर को बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा प्रशासनिक व्यवस्था को। और ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उतने ढंग से नहीं थी, क्या विकसित नहीं थी, क्या नहीं थी, विकसित नहीं थी, ये विकसित नहीं थी। लेकिन जो इसका प्रमुख कार्य जो करते थे ये लोग ही किया करते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा, अभी इसको देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से देख लिया, और ये जो राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी इसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। ठीक है।